Assalamu alaikum. This is Amar Manzoor Khan, and today I am here to cover the second chapter of our autonomic nervous system pharmacology according to our reference book, which is Mini Katzung or Big Katzung. This chapter is cholinesterase activating and cholinesterase inhibiting drugs, that is also called parasympathomimetic drugs. We have a lot to cover in this video, so let's hop right into it. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हमारे प्रॉफ के पेपर के अंदर भी जो SCQ आया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से 2 SCQ आते हैं. उसमें पहला SCQ जो था वो हमारा इसी चैप्टर में से था और काफ़ी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये वाली जो एक टेक्निक है ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि आप पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्योंकि रिपीट हो रहे होते हैं तो आप चैप्टर के स्टार्ट में लिख लिया करें इस तरह से. तो बंदा जब भी चैप्टर पढ़ता है तो उनको गो थ्रू कर लेता है, या जब भी वो टॉपिक स्टार्ट करने लगता है तो उसे पता चलता है ये तो मैंने पास पेपर्स में लिखा था, दैट्स वाई वो उसको अच्छे से कर लेता है. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन सिंपल सी देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए. कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है मस्करीनिक, एक होता है निकोटीनिक. इनका जो सिंपल जो फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट है वो हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन. मस्करीनिक निकोटीनिक क्यों कहते हैं कि इन रिसेप्टर्स में से कुछ ऐसे थे जिनकी जो एफिनिटी थी वो मस्करीन की तरफ ज़्यादा थी और कुछ की एफिनिटी निकोटीन की तरफ ज़्यादा थी. लेकिन एसिटाइल कोलिन इन दोनों के ऊपर इन दोनों का एगोनिस्ट है. ठीक है, अब हमने कुछ ऐसी ड्रग्स बना ली हैं जो क्या करती हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं और एसिटाइल कोलिन वाला ही इफेक्ट दे देती हैं. वो ड्रग्स कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, बेथनिकोल, पाइलोकार्पिन, कार्बाकोल, ये वाली ड्रग्स. ये हो गई डायरेक्ट एक्टिंग, जिन्होंने डायरेक्टली जाके कोलिनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स थे उन पे एक्ट किया. अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जब एसिटाइल कोलिन साइनेप्स में रिलीज़ हो गई, वहाँ उसने अपना काम कर लिया. उसका काम कितना देर के लिए होता है, 5 to 30 मिली सेकेंड्स के लिए. जैसे ही उसने अपना काम किया तो वहाँ पर क्या आ जाते हैं हमारे पास, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. उस एंजाइम का काम ये है कि उसने एसिटाइल कोलिन को आके ब्रेक कर देना है, उसे आके तोड़ देना है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट ज़्यादा देर के लिए. हम क्या करते हैं, उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं. अब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को जो एंजाइम इनहिबिट करते हैं वो मतलब वो वाली जो ड्रग्स जो हमने बनाई हैं वो क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट एक्टिंग. लाइक जो कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही लेकिन काम वही दे रही हैं जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम ने देना है. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्टिंग. इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग. फिर इसकी क्लासिफिकेशन ये है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग. अब जो शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास एड्रोफोनियम आ जाती है, इसकी हम आगे सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. कार्बामेट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कार्बामेट्स में नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, ये सारे आ जाते हैं. उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पैराथायोन, मेलाथायोन वगैरह आ जाते हैं किसके अंदर, वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर. ये हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी. इसके बाद हम आते हैं टॉपिक के ऊपर. जो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन वो ये है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स ऑन. अब किस किस के ऊपर देखना था, CVS के ऊपर. CVS के ऊपर ये है कि CVS में क्या चीज़ें आ गई, 2 चीज़ें, कार्डियोवास्कुलर. पहला C से कार्डियो में क्या आ गया, हार्ट, ये आ गया हार्ट. वास्कुलर में ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट, ये आ गया. अच्छा, अब इसके प्राइमरी CVS इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि इसने क्या करना है, रिडक्शन इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस में रिडक्शन कब होती है, जब आपकी वेजोडाइलेशन हो रही हो. अच्छा, ये वेजोडाइलेशन कैसे कराती हैं, ये वेजोडाइलेशन अब हमने तो क्या पढ़ा था कि हमारा जो GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, M1 और M3 की बात करें हम तो जो वेसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करीनिक 3. उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था वो ये था कि उन्होंने GQ प्रोटीन कपल्ड के थ्रू क्या करना था, एक्ट करना था. अच्छा, तो उसने क्या करना था, उसका पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज़्म क्या था, डैग था. IP3 और डैग, इन्होंने क्या करना था, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ कराना था. जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होगा तो क्या होनी चाहिए, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों नहीं हो रही, वेजोडाइलेशन क्यों हो रही है, वेजोडाइलेशन इसलिए हो रही है क्योंकि जब इनके ऊपर अफेक्ट होता है वेसल्स के ऊपर तो वहाँ पर जो एंडोथीलियम होती है वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है. अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वो है एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर. इसकी वजह से डायलेटेशन हो जाती है, किसकी, वेसल्स की.
अच्छा, अगर हम इनको वेरी हाई डोजेज में दे दें कोलिनोमाइमेटिक्स को तो क्या हो जाती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि क्या इफेक्ट बनता है GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का इफेक्ट बनता है, वो क्या है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये तब होगा जब हम बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में दे देंगे क्या कोलिनोमाइमेटिक्स, ठीक है। अब हार्ट के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं, हार्ट के ऊपर ये कहाँ कहाँ होते हैं, एसए नोड, एट्रिया, एवी नोड, वेंट्रिकल्स में बहुत कम होते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन लिखना आपने बिल्कुल इसी तरह से ही है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता तो आपने टेबुलेट फॉर्म में लिखना होता है। पैराग्राफ फॉर्म में बहुत मुश्किल होती है, एग्जामिनर को चेक करने में मुश्किल होती है, आपको लिखने में और टाइम को मतलब कंपनसेट करने में बहुत मुश्किल होती है। अब सबसे पहले एसए नोड पे, ऐसे नोट पे हमारे पास मैंने बताया था हार्ट में पिछली वीडियो में कि हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के, M2 रिसेप्टर्स। M2 रिसेप्टर्स कौन से थे, GI कपल्ड थे, मतलब उन्होंने इनहिबिटरी इफेक्ट्स देने थे। अब ऐसे नोट पे इनहिबिटरी इफेक्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज इन रेट, ठीक है। ऐसे नोट में क्या होगा, डिक्रीज इन रेट, तो ये क्या है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी। इस एक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीज इन रेट, हार्ट रेट, इस एक्शन को कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। एट्रिया पे क्या इफेक्ट होगा, अच्छा मसल्स और नोडल इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मसल्स और नोडल इफेक्ट डिफरेंट है, वो मैं आगे समझाता हूँ आपको किस तरह से, उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। अच्छा, अब एट्रिया पे क्या हुआ हमारे पास कि डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ, नेगेटिव आइनोट्रॉपी। अब क्या होता है असल में हमारे पास ये होता है कि M2 रिसेप्टर्स ने क्या किया, GI कपल्ड है, ठीक है। GI कपल्ड के दो इफेक्ट आते हैं हमारे पास, एक वो डायरेक्टली पोटाशियम चैनल को ओपन कर देते हैं, दूसरा एडिनाइलाइल साइक्लेज के थ्रू सेलुलर जो सेल की एक्टिविटी होती है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं। उस एक्टिविटी के अंदर काफ़ी सारे उनके फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि वो जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको क्लोज करा देते हैं। अब दो काम किए हमारे पास किसने, M2 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन ने। एक तो उन्होंने क्या किया, एक्टिवेशन करा दी पोटाशियम चैनल की, दूसरा उन्होंने काम किया कि उन्होंने क्लोजिंग करा दी कैल्शियम चैनल्स की। अब मुझे अगर बताएं कि किसी चीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसे क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम चैनल हमने बंद करा दिए तो उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी, तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ की जब बात आ जाए, डिक्रीज़ आ जाए या इंक्रीज़ आ जाए, अगर डिक्रीज़ आ जाए तो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, इंक्रीज़ आ जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक। इसी तरह रेट की जब बात आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा क्रोनोट्रॉपिक, स्ट्रेंथ की जब बात आ जाए तो आइनोट्रॉपिक, ठीक है। ड्रोमोट्रॉपिक कंडक्शन वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, जब कंडक्शन वेलोसिटी की बात आ जाए तो ड्रोमोट्रॉपिक, ठीक है। अब हमने ये बात समझनी है कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ तो हमें समझ आ गई कि कैल्शियम चैनल क्लोज हुए तो क्या हुआ हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड, सबसे पहले रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड ये होता है कि आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको आके किसी ने कहा कि मुझे ये काम कर दो, आपने कहा नहीं मैं पहले ये काम कंप्लीट कर लूँ फिर ये वाला काम करूँगा, ठीक है, आपका काम मैं फिर करूँगा। ये जो फेज़ है जिसमें आप किसी दूसरे का काम नहीं कर रहे, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब न्यूरॉन के लेवल पे या इस लेवल पे हम देखें, पोटेंशियल के लेवल पे, इस लेवल पे इसका मतलब ये है कि आपने एक्शन पोटेंशियल अचीव कर लिया, ठीक है। डीपोलराइजेशन आपकी जब होती है ना, उस टाइम से लेकर जब तक आपकी रीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, इस टाइम तक जितना भी स्टिमुलस आए, ये वाला टाइम, इस टाइम तक जितना भी आपके पास स्टिमुलस आते हैं, आप क्या करते हैं, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं लेते। लाइक इस तरह तो नहीं होता कि एक नर्व जो एक्शन पोटेंशियल है यहाँ तक पहुँचा, यहाँ एक और स्टिमुलस आया तो यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया, ऐसे तो नहीं होता। वो वापस आएगा फिर दोबारा जाएगा, यहाँ पर जब आ जाएगा तब स्टिमुलस का वेट करेगा, स्टिमुलस आया तो दोबारा क्या हो जाएगा, फायर कर जाएगा और एक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें क्या करता है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता कोई भी स्टिमुलस। अब इसका क्या इफेक्ट है कोलिनोमाइमेटिक्स का एट्रिया के ऊपर, एट्रिया के ऊपर उन्होंने डिक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड कर देना है। वो किस तरह से होना है, अच्छा हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम चैनल होती है और क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल। अब एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल से क्या होगा, रीपोलराइजेशन जल्दी हो जाएगी। ये जो फेज़ इस तरह से बन रहा है ना, ऐसे कर्व लाइन, एक कर्व लाइन कहता हूँ, एक थोड़ी सी तिरछी लाइन बन रही है, तो वो एक डाउनवर्ड, डायरेक्ट डाउनवर्ड लाइन बन जाएगी बिल्कुल इस तरह से। वो क्यों, क्योंकि जिन रिसेप्टर्स को, जिन चैनल्स को खुलने में इतना देर लग रही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ज़्यादा चैनल ओपन हो गए हैं इस ड्रग की वजह से, तो वो बहुत जल्दी सारे के सारे पोटाशियम चैनल जो हैं, पोटाशियम चैनल वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ये हमने पोटाशियम की बात देखी है। कैल्शियम की वजह से ये प्लेटो फेज़ बन रहा था, ये प्लेटो फेज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये डिक्रीज़ किस तरह से होगा, मतलब इसकी लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ना,
तो अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो इस वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो रिफ्रैक्टरी पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा। एट्रिया के ऊपर जब हमारे पास ड्रग्स एक्ट करेंगी कोलिनोमाइमेटिक्स, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कम हो जाएगा। ये बात समझनी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई। उसके बाद है एवी नोड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। एवी नोड का जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इस तरह से कि यहाँ पर जो हमारे पास डीपोलराइजेशन करा रहा है वो कौन है, सोडियम। यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन करा रहा है वो है कैल्शियम, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्या है, कैल्शियम, मतलब डीपोलराइजेशन स्टार्ट ही कैल्शियम की वजह से हो रही है। अब जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो डीपोलराइजेशन में पहले अचीव करने में 1 सेकंड लग रहा था, लेट्स सपोज, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मिली सेकेंड्स का होता है, अगर 1 सेकंड लग रहा था तो अब 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम इतना देर के अंदर ही डीपोलराइजेशन करा लेते थे, अब वो हमें इतना देर लग रही है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाता है। नोड के अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, मसल के अंदर रिफ्रैक्टरी पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। मसल, कार्डिक मसल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एवी नोड के ऊपर क्या इफेक्ट है, डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हुई, ये देखें, क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम चैनल और पोटाशियम चैनल की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का रेट डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये देखिए, रेट इस वजह से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया ना, तो उन्होंने डीपोलराइजेशन करानी ही जब कैल्शियम चैनल ने, जब वो क्लोज हो गए तो क्या हो गया, डिक्रीज इन रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। उससे क्या हुआ, स्लोइंग ऑफ द कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन थ्रू द एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड के थ्रू कंडक्शन जब कम हुई तो क्या हुआ, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और यही डिक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड को। रिफ्रैक्टरी पीरियड पहले इतना था, अब दोबारा फिर क्या हो गया, इतना हो गया, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल के ऊपर, क्योंकि रिसेप्टर बहुत कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इसका वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो स्मॉल डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ। ब्लड वेसल्स का मैंने आपको बता दिया कि डायलेशन कराता है ब्लड वेसल्स की वाया एंडोथेलियम डिराइड रिलैक्सिंग फैक्टर, जो क्या है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर हाई डोजेज में दें तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है, वो क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मस्करीनिक एगोनिस्ट फॉर देयर, फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मस्करीनिक एगोनिस्ट फॉर देयर यूज़ इन। अब हमने पहले जो CVS पे पढ़े इसके इफेक्ट मस्करीनिक एगोनिस्ट के, अब हम आई पे पढ़ेंगे और GIT पे पढ़ेंगे। आई पे क्या होता है, इन सब जगहों पे M3 रिसेप्टर्स हैं, इन सब जगहों पे क्या है, M3, क्योंकि M1 रिसेप्टर्स हमारे कहाँ कहाँ पढ़े थे हमने, मतलब वो न्यूरॉन्स और नर्व से रिलेटेड है, M2 हार्ट से रिलेटेड है, बाकी सब जगहों पे ऐसे समझ लें M3 रिसेप्टर्स हैं। अब आई के ऊपर M3 रिसेप्टर है, इन्होंने क्या करानी है, कॉन्ट्रैक्शन, और इसी तरह से ही सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन से थे, M3 रिसेप्टर GQ कपल्ड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होगा तो आपको सारे उनके जो वो हैं फार्माकोलॉजिकल बेसिस हैं वो बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्फिंक्टर मसल ऑफ द आई है, जो आई के ऊपर अगर हम इफेक्ट देखें तो स्फिंक्टर मसल ऑफ द आइरिस जो है उसके ऊपर क्या होगा, इसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन कराएगा उसकी। जब स्फिंक्टर मसल ऑफ आई की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या हो जाएगी, मायोसिस। क्या हो जाएगी, मायोसिस। मायोसिस क्या होती है, वेजो कहता हूँ, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है प्यूपिल की, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद सीलियरी मसल पे इसका इफेक्ट होगा, सीलियरी मसल की भी ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब सीलियरी मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो एकोमोडेशन फॉर नियर विजन करा देता है, ठीक है, मतलब नियर विजन के लिए एकोमोडेट करा देता है, इसे साइक्लोस्पैज्म भी कहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, ये थोड़ा सा मतलब डायग्राम्स वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है GIT। GIT के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब ये सारा वही मैकेनिज्म GQ कपल्ड के थ्रू कैल्शियम रिलीज हुआ और ब्ला 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 उसके थ्रू। अब जब GI की मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो डायरिया इफेक्ट्स आएंगे। इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिपेशन में दे दें तो डायरिया इफेक्ट्स का क्या मतलब वो उस चीज़ को मैनेज कर लेगा। तो मोटिलिटी की वजह से क्या हुआ, मोटिलिटी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से डायरिया इफेक्ट्स आएंगे। उसके बाद स्फिंक्टर के ऊपर इनके मस्करीनिक एगोनिस्ट के क्या इफेक्ट होंगे कि उन्होंने स्फिंक्टर्स की क्या करानी है, रिलैक्सेशन। उसके बाद सिक्रीशन क्या होगी, सिक्रीशन अगेन M3 रिसेप्टर्स हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे पास उनकी स्टिमुलेशन होगी और सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। अब ऑफ्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं। अब ऑफ्थेल्मिक यूजेस ये हैं कि आपने क्या करना है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट है, वो हमारे पास कौन से हैं, यही मस्करीनिक एगोनिस्ट हैं।
एंगल ग्लाकोमा, ये ग्लाकोमा क्या होता है ये पास पेपर में मैं नहीं पढ़ा सकता, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। अभी आपने ये याद रखना है इसके क्लिनिकल यूजेस में कि ये एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद एकोमोडेटिव एस्ट्रोपिया स्ट्रैबिस्मस में यूज़ होता है। उसके बाद जस्ट बिफोर द करेक्टिव सर्जरी विच इज़ लेज़र इरिडोटोमी, उसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होते हैं। अच्छा, तो अब हम चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इसके बाद जो अगले हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं माइस्थीनिया ग्रेविस से रिलेटेड, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस से मतलब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ले लें कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर बॉडी अपने ही रिसेप्टर्स के लिए ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। अब जब उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं किस तरह से, कॉम्पिटिटिवली, मतलब हम अगर इसका जो सिंपल एगोनिस्ट है, नेचुरल फिजियोलॉजिक एगोनिस्ट है, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये जो ब्लॉकेड है ये ख़त्म हो जाएगा। अब उसको आगे ब्लॉक करती हैं किसको, स्केलेटल मसल। निकोटीनिक रिसेप्टर्स दो जगहों पे होते हैं, एक न्यूरॉन्स में और एक कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स में। ये स्केलेटल मसल्स को आगे ब्लॉक कर देती हैं। अब जब स्केलेटल मसल्स के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए हैं तो एसिटाइलकोलिन आके वहाँ एक्ट करेगा नहीं। जब नहीं करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर मसल्स की क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। किसका, स्केलेटल मसल्स का, लैक ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से। अब असल में होता क्या है कि माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स हैं स्केलेटल मसल्स के निकोटीनिक, उनकी एक्टिवेशन बहुत कम हो रही है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारा जो मेन इफेक्ट आया, जो सिम्टम आया वो ये था कि पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, लैक ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से। अब ये इफेक्ट और जगह भी आ सकता है जब बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिवेशन हो रही हो। उन्हें कहते हैं हम कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में ये होता है कि इनकी एक्टिवेशन, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स, इनकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जब वो डिसेंसिटाइज होते हैं तो उन्होंने भी वही इफेक्ट देना है। साफ ज़रा वो मसल को तो चाहिए कि वो उसके मतलब उसने एक्टिवेट होना है, मतलब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो मसल एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब उसका भी क्या सिम्टम आ गया कि मसल वीकनेस हो गई, इसका भी वही आ गया, इसका भी वही आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं। अब एक आपके पास पेशेंट आया मसल वीकनेस के साथ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये उसे माइस्थीनिया ग्रेविस है, उसे माइस्थीनिक क्राइसिस है, कोलिनर्जिक क्राइसिस नहीं है। तो वो आपने चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है एड्रोफोनियम टेस्ट, जिसका ब्रांडिंग नेम है टेंसिलॉन टेस्ट, ठीक है, मार्केट नेम। अब एड्रोफोनियम टेस्ट क्यों, एड्रोफोनियम एक ड्रग है, कौन सी, हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है। ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग इसलिए नहीं देंगे, काफ़ी देर के लिए हमने सिम्टम अगर उसके एडवर्स कर दिए तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने क्या किया कि शॉर्ट एक्टिंग दे दी कि सिम्टम एडवर्स हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि एडवर्स हो रहे हैं तो मतलब उसे माइस्थीनिक क्राइसिस नहीं है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अगर उसके ठीक हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास रिसेप्टर्स की कमी थी, ठीक है, मतलब रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिवेशन की कमी थी, तो वो हमने जब दी तो उसने उसके जो अफेक्ट थे उन्हें ठीक कर दिया। अच्छा, ये देखें, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन पेशेंट्स विद माइस्थीनिया ग्रेविस एंड एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स यूजुअली रिलीव्ड बाय इंक्रीजिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद कोलिनर्जिक क्राइसिस, ये टू मच नियोस्टिग्मीन वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, अगर नियोस्टिग्मीन कह लें या फिर हम क्या कह लें, एड्रोफोनियम वगैरह की वजह से कह लें, खैर जो भी है उनकी वजह से, लेकिन इनडायरेक्ट एक्टिंग हो उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, डिसेंसिटाइज रिसेप्टर हो जाते हैं। इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन ऑफ एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ कोलिनोसेप्टर, इट मे इंक्लूड स्केलेटल मसल वीकनेस एज वेल एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट, साफ ज़ाहिर है, यूजुअली कॉज बाय द कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ड्यू टू द निकोटीनिक रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। आई थिंक ये मैंने आपको बार बार बता दिया। अच्छा, एड्रोफोनियम टेस्ट आपको पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए शॉर्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक सच एज एड्रोफोनियम विल इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन माइस्थीनिक क्राइसिस। माइस्थीनिक क्राइसिस के अंदर वो क्या करेगा, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा इंप्रूव कर देगा और उस मसल स्ट्रेंथ को जो पहले से ही कम है उसे और वीकन कर देगा, किसके अंदर, कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर टू मच हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक वो पहले से बहुत ज़्यादा हम और दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब क्या है उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिक ग्रेविस, वो क्या होती है हमारे पास, नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट एड्रोफोनियम नहीं है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, नियोस्टिग्मीन या पायरिडोस्टिग्मीन। इसके बाद हमने आ जाना है, हाँ, वाई नियोस्टिग्मीन इज प्रेफर टू द फाइजोस्टिग्मीन इन माइस्थीनिया ग्रेविस। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें, नियोस्टिग्मीन जो है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, फाइजोस्टिग्मीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो इसके सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट जो ब्रेन के अंदर है वहाँ आएंगे,
वहाँ नहीं आएंगे, इसके आएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें वहाँ नहीं चाहिए उसके इफेक्ट, हमें मसल पे इसका इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नियोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं, हम फाइजोस्टिग्मिन यूज़ नहीं करते। यहाँ पर सारा वही लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट रिलेटेड क्वेश्चन। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये हमारा जो एससीक्यू था वो ये था, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो और सबसे आसान भी यही है, तो ये अच्छे से कर लेना है आपने। सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके पास निमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है। आल्सो द टॉक्सिसिटी ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स, कोलिनोमाइमेटिक्स की टॉक्सिसिटी के अंदर भी जो अगर आ जाए कि उसके फीचर बताएं तो उसके भी यही होंगे। तो वो फीचर्स क्या हैं, आपकी बुक के आखिर में निमोनिक खुद ही दिया हुआ है डम्बल्स के नाम से। डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, एम से हमारे पास मायोसिस हो जाएगी, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बी से ब्रोंकोस्पैज, फिर बी से ब्रेडिकार्डिया, ई से एमिसिस एंड एक्साइटेशन ऑफ द सीएनएस, ठीक है। और उसके बाद एल से लैक्रीमेशन हो जाएगी, एस से स्वेटिंग हो जाएगी और एस से सेलिवेशन हो जाएगी। आई थिंक इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसके जो वाइटल साइंस हैं, जैसे ही पेशेंट आएगा आपने उसको क्या करना है, वाइटल साइंस को मेंटेन करना है। वाइटल साइंस के अंदर हमारे पास ABC आ जाता है। ABC में क्या है, एयरवे, सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। अच्छा, हमने खास तौर पे वाइटल साइंस में रेस्पिरेशन को उसको वो करना होता है, क्या कहते हैं कि मेंटेन करना होता है। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, डीकॉन्टेमिनेशन। पहला ABC को मेंटेन करना, दूसरा आपने डीकॉन्टेमिनेट कर दिया। डीकॉन्टेमिनेशन की प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फर्दर एब्जॉर्प्शन ना हो इसलिए आपने उस बंदे को डीकॉन्टेमिनेट कर दिया। दिस में रिक्वायर रिमूवल ऑफ ऑल क्लॉथिंग्स एंड वॉशिंग ऑफ द स्किन इन केसेस ऑफ एक्सपोजर टू डस्ट एंड स्प्रेज, ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा इसका हमने एंटीडोट देना है। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है वो एट्रोपिन है। वो क्या है, एट्रोपिन है, ये बात याद रखनी है हमने। उसके बाद एट्रोपिन देना है पर एंट्री इन लार्ज डोजेज, मतलब काफ़ी देर तक हमने उसे एट्रोपिन देना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि थेरेपी ऑफन इंक्लूड ट्रीटमेंट विद प्रेलिडॉक्सिम। प्रेलिडॉक्सिम आगे हम पढ़ेंगे क्या है यहाँ पर। अब उसके बाद हमने एट्रोपिन दिया, उसके बाद प्रेलिडॉक्सिम दिया। उसके बाद हम अगर सीजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई है, तो हम बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ तक मस्ट लिखना है, ये आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। भैया ऑर्गेनोफॉस्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो पढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है किसका, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने क्या करना है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है ना, तो इनका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या करता है, हमारा जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है उससे जाके जुड़ जाता है। अब जब उससे जाके जुड़ेगा तो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का काम क्या है भाई, उसने एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना है। अब जब उससे जाके जुड़ गया तो उसकी जो एक्टिविटी थी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की उसको ख़त्म करा देता है, मतलब उसको इनहिबिट कर देता है, या एसिटाइल कोलिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसे इनहिबिट कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म एसिटाइल कोलिन का इनहिबिट होगा तो साइनैप्स के अंदर एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अकोमुलेट हो जाएगी, और उससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो इफेक्ट है ना वो एग्जैजरेटेड हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगी, मतलब वो उस टॉक्सिसिटीज़ ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने इसी तरह ही लिख देना है। उसके बाद है रैशनल ऑफ गिविंग एट्रोपिन इन ओपी पॉइजनिंग। भाई ओपी पॉइजनिंग के अंदर, ओपी से मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपी पॉइजनिंग के अंदर हम एट्रोपिन क्यों देते हैं। एट्रोपिन क्या है हमारे पास, मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट है। क्या है, मस्करीनिक एंटेगोनिस्ट। ये क्या करता है, हमारे पास एसिटाइल कोलिन का जो होती है ना, एसिटाइल कोलिन की मस्करीनिक रिसेप्टर पे जाके उसने जुड़ना होता है, तो वो ये कहता है कि उन मस्करीनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, उनकी जो बाइंडिंग होती है उसको इनहिबिट कर देता है। अब फिर अगर वो इनहिबिट कर देगा तो मस्करीनिक रिसेप्टर पे जब एसिटाइल कोलिन जोड़ ही नहीं रहा तो उन्हें क्या पता टॉक्सिसिटी है या नहीं है, तो वो उसकी रिड्यूस कर देता है टॉक्सिसिटी को, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की वजह से हुई होती है। किसकी टॉक्सिसिटी, एसिटाइल कोलिन की टॉक्सिसिटी, या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी। अब हम ओपी पॉइजनिंग के अंदर ऑक्साइम्स क्यों देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्साइम्स के नाम बता दें 2 या 3, तो वो आपने बता देने हैं। एक तो सबको आता होता है प्रेलिडॉक्सिम, तो दूसरे हैं ओबिडॉक्सिम और डाई एसिटाइल मोनॉक्सिम, ये 3 नाम आपने याद कर लेने। वो कहते हैं कि हम ये ही क्यों देते हैं, मतलब ये साथ क्यों देते हैं। असल में जो ऑक्साइम्स होते हैं ना, ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज रीजनरेटर्स होते हैं, मतलब ये एंजाइम दोबारा बना देते हैं। अब जब एंजाइम बना देंगे, एंजाइम को सही कर देंगे जो ख़राब हो चुका था, किसकी वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की वजह से, मतलब उसके साथ वो ब्लॉक हो चीज़ें आगे जुड़ गई थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आगे जुड़ गई थी, तो ये क्या करते हैं, उनको रीजनरेट करा देते हैं। जब वो रीजनरेट हो जाएंगे तो वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देंगे।
ऑक्साइम ग्रुप हैज़ हायर एफिनिटी, जो इसका ऑक्साइम ग्रुप होता है ऑक्साइम्स का, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है फॉस्फेट ग्रुप, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, जो जाके जुड़ा था किसके साथ, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ, इनकी एफिनिटी उसके लिए ज़्यादा होती है। अब साफ ज़ाहिर है एक मतलब एक यहाँ पर छोटा मैग्नेट है, यहाँ बड़ा मैग्नेट है, और यहाँ पर हम वो एक आयरन का पीस रखते हैं, तो वो किसकी तरफ अफेक्ट होगा, जो बड़ा मैग्नेट था उसकी तरफ, तो ये बड़ा मैग्नेट होता है। यहाँ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से वो जो जुड़ा हुआ था हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये बड़ा मैग्नेट था, तो उससे जुड़ के, उससे हट के ये इधर आ जाता है, इनके साथ जुड़ जाता है, और ये क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को रीजनरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑक्साइम्स इन ओपी पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग के अंदर जो ऑक्साइम्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये केमिकल एंटेगोनिस्ट हैं। इनके पास क्या होता है ऑक्साइम ग्रुप होता है। इन ड्रग्स के नाम बताएं और इन्हीं के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, ये विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव हाई एफिनिटी फॉर फॉस्फोरस एटम इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये बात हम आगे कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि बिकॉज द एफिनिटी ऑफ द ऑक्साइम ग्रुप फॉर द फॉस्फोरस एक्सीड्स द एफिनिटी फॉर इंजाइम एक्टिव साइट विच इज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज फॉर फॉस्फोरस, सो ऑक्साइम्स डिस्प्लेस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड हेंस एक्ट एज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर्स। यहाँ पर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर्स वाली बात करनी थी इसके अंदर। आई थिंक ये मैंने आपको सबसे पहले ही सारी चीज़ें समझा दी थी, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि पैराथाइयोन और मेलाथाइयोन में क्या फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। ठीक है, अब पैराथाइयोन क्या होती है, स्लोली मेटाबोलाइज होती है, और ये रैपिडली मेटाबोलाइज होती है। मुझे एक बात बताएं, जो स्लोली मेटाबोलाइज होती है वो ज़्यादा टॉक्सिक होगी या ये ज़्यादा? साफ ज़ाहिर है जो स्लोली मेटाबोलाइज हो रही है वो बॉडी पे ज़्यादा देर के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक है, ये कम टॉक्सिक है। स्लोली मेटाबोलाइज टू इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, इनके इनएक्टिव प्रोडक्ट देर से बनते हैं मैमल्स के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये इसका जो मसल पैरालिटिक एक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बंदा क्या होता है, कोमा में भी जा सकता है। ये हाईली डेंजरस इंसेक्टिसाइड है और इसके मतलब मैमल्स पे भी इफेक्ट होते हैं। अब जो ये हमारे पास मेलाथाइयोन है, मेलाथाइयोन क्या होती है, ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाती है अपने इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में। कौन से जानवर्स के अंदर, मतलब कौन से एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और अदर एनिमल्स के अंदर, ये जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाती है। हमने इंसेक्टिसाइड के तौर पे देनी होती है ना, तो मतलब अगर कोई मैमल वगैरह ले लेता है तो उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाती हैं। तो ये रिलेटिवली सेफर इंसेक्टिसाइड है फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था कि शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास एड्रोफोनियम आ जाती है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक की बात हो रही है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास एड्रोफोनियम आ जाती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास ये वाले आ जाते हैं, नियोस्टिग्मीन हो गए, फाइजोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन। वेरी लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास ये ओपी सारे आ जाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसमें कौन से हैं, एकोथायोफेट है और पैराथाइयोन है, मेलाथाइयोन है और सेरिन है। अच्छा, इनके फिर आप यूजेस हैं, बल्कि वो नहीं करने हमने, बस यहीं तक काफ़ी है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स क्या है कि कौन से केसेस में हमने कोलिनोमाइमेटिक नहीं देनी। इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमें ऐसे लग रहा है कि भाई जो इंटेस्टाइन है मतलब वो अपना काम नहीं कर रही, उसकी मोटिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। अगर वहाँ पर ये हो कि वो अपना काम सही से कर रही है लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, आप भला बाढ़ दिए जाएं नियोस्टिग्मीन वगैरह, तो उसका कोई काम नहीं होना, क्योंकि हमारे पास उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। हाँ, अगर उसकी मोटिलिटी डिक्रीज़ हो तब जाके हम क्या करेंगे, ये कोलिनोमाइमेटिक देंगे और वो काम कर जाएगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमने नहीं देनी, क्योंकि उसका काम ही नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन को वो हटाना या ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटेस्टाइनल या यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसमें लोग नियोस्टिग्मीन हमने नहीं देनी होती। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रोंकोस्पैज्म एजमेटिक पेशेंट्स के अंदर, उसके अंदर भी हमने नियोस्टिग्मीन नहीं देनी। अच्छा, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं ना, इस वजह से। उसके बाद कोलिनर्जिक क्राइसिस, उसके अंदर भी हमने नियोस्टिग्मीन कहता हूँ, उसके अंदर भी हमने कोलिनोमाइमेटिक्स नहीं देनी, वो हम पीछे पड़ चुके हैं। डायरिया वाले पेशेंट्स में भी नहीं देनी, क्योंकि ये इन्हेंस करते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन वाले में दे सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पेज है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसके अंदर आपकी सारी ड्रग्स कवर हो जाती हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छे से क्या, बस सिंपल सा ही है। इसके अंदर क्या है, यूजेस ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का अगर आपसे वाइवा में पूछें क्या फंक्शन है, तो आपने कहना है कि सर ये ना मायोसिस प्रोड्यूस करता है ऑप्थेल्मिक सर्जरी के दौरान, लेकिन इसके ज़्यादा क्लिनिकल यूजेस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ठीक है, बहुत, क्योंकि अब जिस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितना देर के लिए काम कर रहा है, 5 से 30 सेकंड के अंदर, तो आपने उससे क्या इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद वाइवास में पूछते हैं। उसके बाद बेथनिकोल किस लिए यूज़ होती है, यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाली बात याद रखनी है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है, आप ये दे दो,
वो मतलब यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नॉर्मल यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के अंदर, न्यूरोजेनिक इलियस के अंदर, पैरालाइटिक इलियस के अंदर, ये सारी वो कंडीशंस है जिसके अंदर क्या है कि उनकी मोटिलिटी डिक्रीज़ हुई हुई है, ठीक है, तो जीआईटी की। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेथनिकोल देते हैं। पाइलोकार्पिन, स्जोग्रेन सिंड्रोम्स, ये ऐसे समझेंगे ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर बॉडी की सिक्रीशंस कम हो गई हुई हैं, माउथ वगैरह ड्राई हो जाता है, लैक्रिमेशन कम हो जाती है, सेलिवेशन वगैरह, तो स्जोग्रेन सिंड्रोम के अंदर देते हैं पाइलोकार्पिन, ड्राई माउथ के अंदर देते हैं, और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के अंदर देते हैं, ठीक है। ये इसके वो वाले इफेक्ट हैं जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन वाले और उस तरह से। उसके बाद है कार्बाकोल, ये भी ग्लाकोमा में यूज़ होता है। वेरिनिसिलिन, ये स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होता है, ठीक है। वेरिनिसिलिन ये पार्शियल एगोनिस्ट है निकोटीन का, निकोटिनिक रिसेप्टर्स का, तो ये क्या होता है, स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होती है। एड्रोफोनियम डायग्नोज करती है किसको, माइस्थेनिया ग्रेविस को। उसके बाद नियोस्टिग्मिन, माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्या है, ये रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। हाँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाता है हमारे पास जो क्यूरारे कंपाउंड्स है ना, उनकी वजह से, ट्यूबोक्यूरारिन की वजह से। अब वो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। मतलब अगर हम सिंपल एगोनिस्ट बढ़ा दें, उसका एगोनिस्ट, ये एंटेगोनिस्ट होता है ना, जो ब्लॉकर है वो एंटेगोनिस्ट है, अगर हम यहाँ पर उनका नॉर्मल एगोनिस्ट बढ़ा दें तो उनकी जो वो है ना टॉक्सिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम इसका रिवर्सल करते हैं, किसका, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड जो हुआ होता है उसका रिवर्सल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नियोस्टिग्मिन। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव एंड न्यूरोजेनिक इलियस सेम आ गया, वो इसका इफेक्ट है। यूरिनरी रिटेंशन वो भी सेम आ गया, उसमें भी काम आ सकती है। फाइजोस्टिग्मिन किस में होती है, रिवर्स द एक्शन ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग का एक्शन, अब आपने बात याद रखनी है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। उसके बाद एट्रोपिन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, फाइजोस्टिग्मिन, ये बात याद रखनी है। रिवर्सटिग्मिन किस में यूज़ होती है, अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होती है, उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। उसके बाद मेलाथायोन क्या है, इंसेक्टिसाइड है। सेरिन क्या है, एक नर्व गैस है, यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन वॉरफेयर एंड टेररिज्म। दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।